नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, नागमणि का बेटा पार्ट 2। पुत्र जन्म की सूचना पाकर राजा दीपाकर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने तुरंत ही प्रधानमंत्री हीरावत को महल में बुलवाया। प्रधानमंत्री जी, बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद इस राज्य के युवराज ने जन्म लिया है, अतः हम चाहते हैं इस उपलक्ष्य में राज्य में उत्सवों का आयोजन किया जाए और गरीबों में धन, वस्त्र इत्यादि बांटे जाए। जो आज्ञा महाराज। तभी दीपाकर ने ध्यान से प्रधानमंत्री हीरावत के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार आज हम अत्यधिक प्रसन्न हैं, उसी प्रकार की अत्यधिक प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर भी छाई हुई है। इसका क्या कारण है? क्या आप हमें इस रहस्य से अवगत कराएंगे? महाराज, जिस प्रकार लंबी प्रतीक्षा के पश्चात आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी प्रकार अनेक मनोतियों के पश्चात मेरे यहाँ भी पुत्री ने जन्म लिया है। उसी के कारण मेरे चेहरे से प्रसन्नता छलक रही है। ओह, यह तो बड़ी खुशी की बात है प्रधानमंत्री जी, हमारी ओर से बधाई स्वीकार कीजिए। धन्यवाद महाराज। दीपाकर के आदेश पर राज्य में अनेक उत्सवों का आयोजन किया गया और गरीबों को धन, वस्त्र आदि वितरित किए गए। युवराज चिरायु हो, राजा दीपाकर अमर रहे। दीपाकर ने अपने पुत्र का नाम शुभाकर रखा। पूरी राशि ठाट बाट के अनुसार युवराज शुभाकर का लालन पालन होने लगा। धीरे धीरे पूरे 12 वर्ष बीत गए। युवराज शुभाकर अब स्वस्थ व सुंदर किशोर हो गया था। एक दिन, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए अब तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार करने का समय आ गया है। इसलिए यज्ञोपवीत संस्कार से पहले तुम्हें अकेले ही कंटक वन जाना होगा और वन में बहने वाली मोक्षदा नदी में स्नान करके आना होगा। तत्पश्चात ही तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार होगा। जो आज्ञा पिताजी महाराज, मैं आज ही कंटक वन चला जाऊंगा। इधर प्रधानमंत्री हीरावत की पुत्री मृदुला भी बड़ी हो गई थी। बेटी, धनुर्विद्या में तो तुम पूरी तरह पारंगत हो गई हो। यह सब तुम्हारी लगन का ही परिणाम है। पिताजी, आप तो व्यर्थ ही मुझे इस बात का श्रेय दे रहे हैं। इस बात का तो पूरा श्रेय ऋषिवर श्यामल जी को है। यदि वे समय समय पर मुझे निर्देश देकर धनुर्विद्या के गूढ़ रहस्यों से परिचित न कराते, तो मैं 7 जन्मों तक भी धनुर्विद्या में प्रांगत नहीं होती। यह बात तो तुम्हारी ठीक है बेटी। और अब समय आ गया है कि तुम कंटक वन में जाकर ऋषि श्यामल जी से मिलो और उन्हें गुरु दक्षिणा दो। तभी तुम गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त हो पाओगी। आपने यह बात मुझे याद दिलाकर बहुत अच्छा किया पिताजी। मैं आज ही ऋषिवर श्यामल जी से मिलने कंटक वन जाऊंगी। बेटी, हम तुम्हारे कंटक वन जाने का प्रबंध कर देंगे और सैनिकों की एक टुकड़ी तुम्हारे साथ भेज देंगे। पिताजी, सैनिकों की टुकड़ी क्यों? क्या आपको अपनी पुत्री की निशानेबाजी पर पूरा भरोसा नहीं है? नहीं, यह बात नहीं है बेटी। मैं जानता हूँ कि तुम निडर लड़की हो, लेकिन फिर भी तुम लड़की हो और लड़की को अकेले वन में नहीं जाना चाहिए। पिताजी, मुझे सैनिकों की टुकड़ी साथ लेकर कहीं आना जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यदि आपने सैनिकों की टुकड़ी मेरे साथ कंटक वन भेजी, तो मैं भूल कर भी कंटक वन नहीं जाऊंगी। इतना कहकर मृदुला ने मुंह फुला लिया। यह देख मृदुला बेटी, तुम तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सैनिकों की टुकड़ी नहीं भेजूंगा। तुम अकेली ही कंटक वन में श्यामल ऋषि के पास जाओगी। मेरे अच्छे पिताजी, कहकर मृदुला दौड़कर हीरावत से लिपट गई और कुछ देर बाद घोड़े पर सवार होकर कंटक वन की ओर चल दी। भगवान, मेरी इस जिद्दी बेटी की रक्षा करना। तुम्हारे भरोसे ही आज इसे मैं कंटक वन जैसे भयानक वन में भेज रहा हूँ। दूसरी ओर युवराज शुभाकर ने भी उसी समय कंटक वन की ओर प्रस्थान किया था। दोपहर होते होते वह कंटक वन में श्यामल ऋषि के आश्रम में जा पहुंची। गुरुदेव प्रणाम। बेटी मृदुला, तुम यहाँ? गुरुदेव, आपने मुझे धनुर्विद्या की शिक्षा दी है, इस नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको गुरु दक्षिणा दूं। अतः आज मैं आपको गुरु दक्षिणा देने आई हूँ। ओह, तो तुम हमें गुरु दक्षिणा देने आई हो? हाँ गुरुदेव। लेकिन बेटी, तुम लड़की हो और हम लड़कियों से गुरु दक्षिणा नहीं लेते। गुरुदेव, कुछ भी हो, लेकिन मुझसे आपको गुरु दक्षिणा अवश्य लेनी होगी। बताइए, आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? तुमने तो हमें विचित्र उलझन में डाल दिया है बेटी, कहकर श्यामल ऋषि सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचकर बोले, मृदुला बेटी,
यहाँ से कुछ ही दूरी पर बहने वाली मोक्षदा नदी में इस समय सूरतगढ़ का युवराज शुभाकर स्नान कर रहा है। कुछ देर बाद ही उस पर एक मगरमच्छ आक्रमण करने वाला है। वहाँ जाकर तुम मगरमच्छ से युवराज की रक्षा करो, यही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। गुरुदेव, आपने यह कैसी गुरु दक्षिणा मांगी है? मृदुला बेटी, तुम जाकर युवराज के प्राण बचाओ, बस तुम्हारी यही सच्ची गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। मृदुला श्यामल ऋषि को प्रणाम कर घोड़े पर सवार हो मोक्षदा नदी की ओर चल दी। दूसरी ओर वस्त्रों को किनारे पर रख कर युवराज शुभाकर मोक्षदा नदी में नहा रहा था। तभी उस नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ मुंह फाड़े हुए शुभाकर की ओर लपका। शुभाकर आने वाली विपत्ति से अनभिज्ञ नदी में स्नान करता रहा। मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर शुभाकर का पैर अपने मुंह में दबा लिया। आह! यही वह क्षण था जब मृदुला सरपट घोड़ा दौड़ाती हुई वहां आ पहुंची। बचाओ! मुझे शीघ्रता से मगरमच्छ पर तीरों से वार करना चाहिए। और अगले पल चिंग! पीड़ा से चीखते हुए मगरमच्छ ने शुभाकर का पैर छोड़ दिया और बुरी तरह तड़पने लगा। मगरमच्छ के जबड़े से पैर के मुक्त होते ही शुभाकर तेजी से तट की ओर बढ़ने लगा। दूसरी ओर मृदुला ताबड़तोड़ मगरमच्छ पर तीरों की वर्षा कर रही थी। कुछ ही देर में मगरमच्छ का प्राणांत हो गया। तभी तट पर आकर शुभाकर ने मृदुला से कहा, आज अगर सही वक्त पर यहाँ पहुंचकर तुम मेरी जान नहीं बचाती तो मेरी मृत्यु निश्चित थी। तुम कौन हो? युवराज, मैं आपके राज्य के प्रधानमंत्री हीरावत की पुत्री मृदुला हूँ। मृदुला, तुम तो धनुर्विद्या में बहुत कुशल हो। तुमने यह कला किससे सीखी? युवराज, मैंने यह विद्या श्यामल ऋषि से सीखी है। यह सुनकर मृदुला, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है। लो, यह तुम्हारा पुरस्कार है। युवराज, मैंने आपकी जान पुरस्कार के लालच में नहीं बचाई, कहकर मृदुला अपने घोड़े पर चढ़ी और उसे सर पर दौड़ा दिया। बहुत स्वाभिमानी लड़की है मृदुला, तो हमारा दिया पुरस्कार ठुकरा गई। इस घटना को बीते हुए पूरे 10 वर्ष बीत गए। युवराज शुभाकर इस बीच बांका सजीला युवक बन चुका था। एक दिन जब वह घोड़े पर बैठकर प्रधानमंत्री हीरावत के महल के बाहर से गुजर रहा था, ओह, मृदुला के ऊपर विषधर लटका हुआ है। इससे पहले कि वह मृदुला को डसे, मुझे उसे मार देना चाहिए। अतः उसने कटार निकाली और निशाना बांधकर सर्प की ओर फेंकी। युवराज ने यह कटार मेरी ओर क्यों फेंकी है? कटार ने सर्प के फन पर जाकर वार किया। अगले ही पल, ओह, यह देख युवराज, आपने सर्प से मेरी जान बचाई। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। मृदुला, इसमें आभार प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? आज से 10 वर्ष पूर्व तुमने मगरमच्छ से मेरी जान बचाई थी। आज मैंने सर्प से तुम्हारी जान बचा दी। हिसाब बराबर हो गया। युवराज, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, अतः आज से मेरे प्राणों पर आपका अधिकार है, कहकर मृदुला झरोके से ओझल हो गई। इधर मृदुला का कथन सुनकर शुभाकर स्तब्ध सा रह गया। मृदुला कहकर गई है कि आज से उसके प्राणों पर मेरा अधिकार है। उसके कहने का क्या तात्पर्य है? कहीं वह मुझसे प्रेम तो नहीं करने लगी? शुभाकर सोच में पड़ गया। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह वहां से वापस लौट पड़ा। शुभाकर महल में वापस लौट तो आया, पर उसके दिमाग में यही प्रश्न घूम रहा था, मृदुला के कथन का क्या तात्पर्य था? वह यह कहकर झरोके से क्यों हट गई थी? तभी उसे एक विचार आया। मृदुला को पत्र भेजकर मुझे उससे मालूम करना चाहिए कि उसके कथन का क्या तात्पर्य था। हाँ, यही ठीक रहेगा। शुभाकर ने उसी समय मृदुला के नाम एक पत्र लिखा। मृदुला, आज तुम्हारे कथन ने मुझे संशय में डाल दिया है। तुमने मुझसे कहा था कि आज से तुम्हारे प्राणों पर मेरा अधिकार है। इसका क्या अर्थ है मृदुला? युवराज शुभाकर। शुभाकर ने उसी समय एक दासी को बुलाकर कहा, दासी, इस पत्र को लेकर इसी समय प्रधानमंत्री हीरावत की पुत्री मृदुला के पास जाओ और उनसे इस पत्र का शीघ्र उत्तर लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। देखो, हमने तुम्हें मृदुला के पास पत्र लेकर भेजा है। इस बात की खबर किसी को कानो कान न हो। अच्छा युवराज। कुछ देर बाद दासी जवाब में मृदुला का पत्र लेकर शुभाकर के पास वापस पहुंची। दासी, अब तुम जा सकती हो। दासी के जाने के बाद शुभाकर ने मृदुला का पत्र पढ़ा। युवराज, एक भारतीय स्त्री तभी किसी पुरुष को अपने प्राणों का स्वामी बनाती है जब वह उसे पति के रूप में वर लेती है। मैं भी आपको पति के रूप में वर चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपने प्राणों पर आपका अधिकार होने की बात कही थी।
मृदुला, तो मेरी शंका सही निकली। मृदुला हमसे प्रेम करने लगी है। जब स्त्री होते हुए मृदुला ने इतनी हिम्मत की है तो मैं उसे निराश नहीं करूंगा। मैं भी उसी से विवाह करूंगा और आज ही इस बारे में पिताजी महाराज से बात करूंगा। शुभाकर उसी समय दीपाकर के कक्ष में पहुंचा। आओ युवराज। पिताजी महाराज, मैं आपसे एकांत में कुछ कहना चाहता हूँ। सुनकर दीपाकर ने दासियों से कहा, तुम सब जा सकती हो, आवश्यकता पड़ने पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। आदेश पाते ही दासियां कक्ष से बाहर हो गई। तत्पश्चात, अब कहो युवराज, तुम हमसे क्या चाहते हो? पिताजी महाराज, मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं प्रधानमंत्री हीरावत की पुत्री मृदुला से विवाह करना चाहता हूँ। क्या? हाँ पिताजी महाराज, यह असंभव है युवराज। तुम्हारी शादी प्रधानमंत्री की पुत्री से कदापि नहीं हो सकती। लेकिन क्यों पिताजी महाराज? मृदुला में ऐसी क्या कमी है? कमी उसमें नहीं, उसके खानदान में है। क्या मतलब? मतलब यह है कि तुम राजवंश से संबंध रखते हो और तुम्हारी रगों में राजसी खून बह रहा है, इसलिए तुम्हारा विवाह केवल राजसी खानदान की किसी राजकुमारी से ही हो सकता है। पिताजी महाराज, ये सब पुरानी रस्में हैं, मैं इन रस्मों को नहीं मानता। खामोश रहो, तुम्हारी यह सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? याद रखो, यह विवाह हरगिज नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पिताश्री का जवाब सुनकर शुभाकर ने गर्दन झुका ली और चुपचाप अपने कक्ष में लौट आया। ऐसे जीवन से क्या फायदा जो दूसरों की बंदिशों में बीते। मैं ऐसे जीवन को समाप्त कर दूंगा। उसने उसी समय मृदुला के नाम एक पत्र लिखा। मृदुला, तुम मुझे पति के रूप में वर्ण कर चुकी हो, यह जानकर मुझे अपार हर्ष हुआ। लेकिन इस जन्म में हमारा तुम्हारा मिलन असंभव है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आशा करता हूँ अगले जन्म में हमारा तुम्हारा मिलाप अवश्य होगा। शुभाकर। उसने उसी समय दासी को बुलाया। दासी, यह पत्र इसी समय मृदुला को दे आओ। जो आज्ञा युवराज। दासी पत्र लेकर मृदुला के पास पहुंची। युवराज ने यह पत्र आपके लिए भेजा है। दासी के जाने के बाद मृदुला ने पत्र पढ़ा और पढ़कर हक्की पक्की सी रह गई। युवराज ने यह क्या किया? इतनी सी बात पर आत्महत्या कर बैठे। मैं हत्यारिणी उनकी हत्या का कारण बन बैठी। युवराज ने मेरे कारण जान दी है, इसलिए मैं भी अपने जीवन का अंत कर लूंगी। और मृदुला ने उसी समय हीरा चाट लिया। तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर शुभाकर ने भी विष पान कर लिया। विष अत्यंत विषैला था, इसलिए शुभाकर की भी तुरंत ही मृत्यु हो गई। राजा दीपाकर को जब शुभाकर की मृत्यु का समाचार मिला तो वह रानी मधुमती के साथ उसके कक्ष में पहुंचा। युवराज, बेटा। फिर दोनों शुभाकर के शव पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। भगवान, तूने यह क्या किया? बुढ़ापे में हमसे हमारा बेटा छीन दिया। हाय मेरे लाल, तू कहाँ चला गया? दोनों बुरी तरह विलाप कर रहे थे। तभी वहां सर्पराज प्रकट हुए। राजन, अब रोने से क्या फायदा? तुम्हारी हट ने ही तो युवराज की जान ली है। सर्पराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरी हट के कारण युवराज की मृत्यु हुई है। हाँ राजन, युवराज शुभाकर प्रधानमंत्री हीरावत की पुत्री मृदुला से विवाह करना चाहते थे, लेकिन तुम इसके लिए तैयार नहीं हुए, जिसके परिणाम स्वरूप युवराज ने विष खाकर आत्महत्या कर ली। क्या? क्या? युवराज ने आत्महत्या की है सर्पराज? हाँ राजन। सर्पराज, मुझसे मेरा इकलौता लाल छिन गया। अब मैं ही जीकर क्या करूँगा? मुझे डस कर मार दो सर्पराज, मुझे इस जीवन से छुटकारा दे दो। राजन, इतने दुखी न हो। तुम चाहो तो यह फिर से जीवित हो सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ राजन, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले वचन देना होगा कि युवराज के जीवित होने पर तुम उसका विवाह मृदुला से करने को तैयार हो जाओगे। मैं इस विवाह पर अब कोई आपत्ति नहीं करूंगा सर्पराज। तो सुनो राजन, बरसों पहले जो मणि मैंने तुम्हें दी थी, वह मणि अब भी रानी मधुमती की अंगूठी में जड़ी हुई है। यदि उस मणि को मृत युवराज की दोनों आंखों से स्पर्श करा दिया जाए तो युवराज तत्काल जीवित हो उठेंगे। ओह, तब तो मैं अंगूठी की मणि अभी शुभाकर की आंखों से स्पर्श कराती हूँ। मधुमती ने तुरंत उंगली में पड़ी मणि की अंगूठी निकाली और मणि को मृत युवराज की आंखों से छुआया। अगले ही पल शुभाकर ने लंबी सांस लेकर आंखें खोल दी। बेटा! युवराज! शुभाकर को जीवित देखकर दीपाकर व मधुमती प्रसन्न हो उठे। तब सर्पराज ने दीपाकर से कहा, राजन, युवराज तो जीवित हो गया। अब तुम मणि को लेकर प्रधानमंत्री हीरावत के महल में जाओ और वहां जाकर मृत मृदुला को भी जीवित करो।
तो क्या मृदुला ने भी आत्महत्या कर ली है? मैं अभी जाता हूँ सरफराज। दीपाकर शुभाकर और मधुमती के साथ उसी समय प्रधानमंत्री हीरावत के महल में पहुंचा। हीरावत उस समय मृदुला की मौत पर उसके शव पर आंसू बहा रहा था। प्रधानमंत्री जी, चुप हो जाओ, हम तुम्हारी बेटी को जीवित करने आए हैं। यह सुनकर हीरावत ने झटके से गर्दन ऊपर उठाई। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मृत मृदुला भला अब पुनः कैसे जीवित हो सकती है? प्रधानमंत्री जी, मृदुला को जीवित होना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे अभी हमारी पुत्रवधू बनना है। क्या? हाँ प्रधानमंत्री जी। दीपाकर के आदेश पर मधुमती ने मृत मृदुला की आंखों पर मणि का स्पर्श कराया। ऐसा करते ही उसने आंखें खोल दी। बेटी, तू जिंदा हो गई। हीरावत ने भाव विह्वल होकर मृदुला को छाती से लगा लिया। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में युवराज शुभाकर व मृदुला का विवाह हो गया। स्वामी, मैंने उस दिन ठीक ही कहा था ना कि अब मेरे प्राणों पर तुम्हारा ही अधिकार है। मृदुला, तुम्हारा वह कथन आज पूरा हुआ। आज से सचमुच ही तुम्हारे प्राणों पर मेरा अधिकार है। कहकर शुभाकर ने मृदुला को बाहों में समेट लिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहे मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।